Hello everyone, welcome to Magnet Brains. I'm Vanya Naren, your CUET educator for जनरल टेस्ट। और आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। छोटा सा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। प्री हिस्टोरिकल जब हम बात करते हैं तो मेगालिथ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको लग रहा होगा कि प्री हिस्ट्री की बात हो रही है, मेगालिथ हमने सबसे पहले मेगालिथ क्यों उठा लिया? मेगालिथ इसलिए उठा लिया हमने सबसे पहले क्योंकि जब हमने लेटर वैदिक पढ़ा था तो मैंने आपको एक ड्रॉ किया था, मैंने कंपेरिजन, जिसमें मैंने मेगालिथ की बात की थी आपसे, राइट? जब हमने वैदिक पीरियड डिस्कस किया था उस टाइम पे, क्योंकि कहा जाता है कंटेम्प्रेरी माना जाता था ये, और ऋग वैदिक टाइम और मेगालिथ का जो टाइम है ऑलमोस्ट सिमिलर माना जाता था। वो नॉर्दर्न फ्रंटियर की बात हो रही थी, ये सदर्न फ्रंटियर की बात हो रही है, ठीक है? तो इस वजह से हम सोच रहे थे कि क्योंकि हमने टॉपिक ऑलरेडी उठा लिया है और कुछ कुछ आपको ऑलरेडी आइडिया है, तो बेटर है दैट लेट्स गेट डन विद दिस एंड देन वी विल स्टार्ट विद द प्री हिस्ट्री, ठीक है? मेगालिथ पे आ जाते हैं। अब अपन बात करने वाले हैं, जब आपको मालूम है कि हम मैग्नेट ब्रेन्स पे पढ़ाई करते हैं तो आपको कोई सब्सक्रिप्शन नहीं देना होता, आपको कोई फीस नहीं देनी होती, आपको कुछ नहीं करना होता। द ओनली कंडीशन इज दैट यू हैव टू स्टडी वेल, राइट? अब CUT का एग्जामिनेशन है, बहुत ज़्यादा अपने पास टाइम नहीं है। मेगालिथ अपन जल्दी जल्दी कर लेते हैं ताकि अपने जो क्वेश्चंस हैं वो अपन फटाफट बन सकें अपन से और अपन निपटा सकें, ठीक है? बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे अपन। तो अपन फटाफट आ जाते हैं कंप्लीट रिविजन में मेगालिथ के। अब मेगालिथ बेसिकली स्टोरी ऑफ द मेगालिथ क्या है? मेगालिथ की बात होती है तो ये एक तरह से आप कह सकते हैं स्टोन से रिलेटेड है ना? नाम जब मेगालिथ दिमाग में आता है तो सबसे पहले आता है स्टोन। दिमाग में जो स्टोन्स आते हैं ना, आपने वो हेजिंग्स ऑफ स्टोन्स देखे होंगे, वही मेगालिथ, उनसे आप रिलेट कर सकते हैं। और ये कंटेम्प्रेरी, जैसे मैंने कहा, कि माना जाता है। तकरीबन कई लोग कहते हैं कि 3000 BC की बात हो रही है, कुछ लोग कहते हैं 5000 BC की बात हो रही है। तो उसमें हिस्टोरियंस की काफ़ी सारी आप कह सकते हैं आपस में ही काफ़ी द्वंद है हिस्टोरियंस में इस मामले को लेके। कई इसको साउथ इंडिया से रिलेट करते हैं, कई कहते हैं कि सबसे प्राचीन मेगालिथ जो है इंडिया में वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में पाए जाते हैं, तो उस पर भी काफ़ी है। अब ब्रह्मगिरी की जो एक्सकवेशन हुआ लेकिन 1975 में, ये मैं आपको बता दूं, ब्रह्मगिरी का एक्सकवेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। और कहा जाता है कि उस एक्सकवेशन में एक चीज़ जो है उसकी पुष्टि हुई कि ब्रह्मगिरी जगह है एक, ठीक है? इसका जो एक्सकवेशन हुआ 1975 में, इसने इस्टेब्लिश किया इस एक्सकवेशन ने कि पूरा जो साउथ इंडिया है उसमें बहुत रिच हिस्ट्री है प्री हिस्टोरिक टाइम मेगालिथ की, ठीक है? उससे पहले लोग इसको सिर्फ इंडस वैली सिविलाइजेशन से जोड़ के देखते थे और बाद में पता चला कि पूरे साउथ में फैला हुआ है। ऑलराइट, अब इसको कहा जाता है स्टार्टेड बिफोर वैदिक एज। कंटेम्प्रेरी कहते हैं कई लोग, क्योंकि अगर कंटेम्प्रेरी आप कहते हैं तो 3000 साल, लेकिन अगर 5000 साल पहले हो जाता है तो वैदिक एज से भी पुराना माना जाता है ये। और प्री हिस्टोरिक टाइम का आप कह सकते हैं कि इसको शुरुआत मान सकते हैं आप। प्री हिस्टोरिक टाइम की एक तरह से आप कह सकते हैं कि साउथ इंडिया में जो मेगालिथ की शुरुआत है ऑलमोस्ट सिमिलर डेट अगर आप जाएंगे तो उसमें जाएगी। इसके अलावा मैं आपको कुछ चीज़ें बता देती हूँ मेगालिथ की, हम पहले बात करें उससे पहले। ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, आप इनको दिमाग में रख सकते हैं। मोनोलिथ, तीसरा नाम आता है आपका कैपस्टोन, कैपस्टोन स्टाइल। चौथा नाम आ जाता है आपका डोलमेन, डोलमेन। और ये जो है आपका पांचवा जो हम बात करने वाले हैं ये तकरीबन सेम ही होता है, जैसे फर्स्ट और सेकंड तकरीबन सेम ही होते हैं। इसको आप बोलते हैं सिस्ट, ठीक है? इसमें आप बात करते हैं मेनहर में एक बड़ा बोल्डर जो है एक सिंगल, ये 5 आप स्टाइल मान सकते हैं मोनोलिथ के जो बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं अपने यहाँ। मेनहर आप मान सकते हैं कि एक सिंगल बोल्डर की बात हो रही है या मोनोलिथ की बात हो रही है, ठीक है? एक बड़ा सा बोल्डर जिसको आपने रखा हुआ है, बहुत ही बड़ा बोल्डर है स्टोन का, उसको आप मोनोलिथ कहते हैं, जो कि आप मोनो शब्द समझ पा रहे हैं, सिंगल, ठीक है? इसके अलावा आप बात कर सकते हैं वेस्टर्न यूरोप के लिए है ये, मैं यहाँ पे वेस्टर्न यूरोप लिख दे रही हूँ, वेस्टर्न यूरोप के लिए है ये। और इसमें आप कह सकते हैं स्टैंडिंग स्टोन भी कहा जाता है मेनहर को या मोनोलिथ को, दोनों को ही, ठीक है? तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि इसको क्या बोला जाता है। इसको बोला जाता है स्टैंडिंग स्टोन, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। ये तकरीबन वेस्टर्न, ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आप बोलते हो, ये वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में वेस्टर्न उसमें बोला जाता है, लेकिन है एक ही चीज़, ठीक है? वेस्टर्न यूरोप में बोला जाता है लेकिन है ये एक ही चीज़। एक मिनट, अपन कलर दूसरा ले लेते हैं ताकि क्लैरिटी मिल जाए अपन को लाइफ में, ठीक है? स्टैंडिंग स्टोन बोला जाता है, ये वेस्टर्न यूरोप की बात हो रही है, ये वेस्टर्न यूरोप की बात हो रही है, ये इंडिया की बात हो रही है। ये वेस्टर्न यूरोप की बात हो रही है, ये आप टर्मिनोलॉजी इंडिया में यूज़ कर सकते हैं,
ठीक है। अब इसमें और भी चीज़ें आ जाती हैं। इसमें आप बात कर लेते हैं कैपस्टोन स्टाइल की, डॉल्मन या सिस्ट की बात करते हैं। तो बरियल स्टाइल्स की बात हो रही है, बरियल स्टाइल्स की बात हो रही है। बरियल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब हम मोनोलिथ की बात करते हैं तो हम नॉर्मली मोनोलिथ को बरियल से कनेक्ट करके देखते हैं, या हम देखते हैं कि मोनोलिथ जो है वो बरियल और मोनोलिथ जो है ऑलमोस्ट सेम है। जो बरियल के ऊपर जो हॉरिजॉन्टल जो पत्थर रखा जाता है वो भी आप मेगालिथ से आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं, और कहा जाता है कि वो जो बरियल की जो पहले जो प्रथा थी, या आप कह सकते हैं कि रिमेनिंग्स जो थे बरियल के, वो आप एक तरह से आप कह सकते हैं कि आप मेगालिथ से आप उसको कनेक्ट करते हैं कि जो अच्छे मतलब राज परिवारों के थे वो भी, और जो नॉर्मल नहीं थे, जो नॉर्मल लोग थे उनके भी, जो बरियल की जो प्रक्रिया थी उसके साथ मेगालिथ जोड़ा जाता है बरियल के साथ। ठीक है, इसमें कोई भी लिटरेचर की बात नहीं होती है, बरियल की ये प्रोसेस की बात है। ठीक है, यू आर टॉकिंग अबाउट अ प्रोसेस, यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट, आप उसको किसी भी तरह से उससे रिलेट नहीं कर रहे हैं, आप किसी भी तरह के लिटरेचर से या किसी भी तरह की पढ़ाई लिखाई या वेदों से आप रिलेट नहीं कर रहे। ये अपने आप में एक अलग स्कूल ऑफ थॉट है जो मेगालिथ पे बात करता है, और इस पे बात करता है बरियल प्रोसेसेस की और रिचुअल्स की। इसमें एक और है, मैं लिखना भूल गई यहाँ पे, मैं 6th करके यहीं लिख दे रही हूँ। 6th स्टोन सर्कल करके भी है, जो क्रॉमलिश जो है आपके वेल्श लैंग्वेज में उससे रिलेटेड है। स्टोन सर्कल को आप क्रॉमलिश से रिलेट करते हैं वेल्श लैंग्वेज में, तो दैट इज़ ऑल्सो अ सेम थिंग। इसमें बात हो रही है, ये तीनों जो है ना, मोनोलिथ, मेनहर तो आप समझ गए। कैपस्टोन में भी क्या होता है कि दो जो स्टैंडिंग आप कह सकते हैं कि दो बोल्डर्स की बात कर सकते हैं, पत्थर के बड़े बड़े भारी भारी बोल्डर्स जो कि ऐसे प्लेस किए जाते हैं जिसमें नीचे एक चेंबर बन जाता है जिसमें आप बरियल कर सकते हैं। ठीक है, कैपस्टोन की बात हो गई। कैपस्टोन से ही रिलेटेड आपका डॉल्मन भी है, वो भी सेम ही चीज़ हो गई कि आपका हॉरिजॉन्टल है जिसमें बरियल के काम आता है। सिस्ट जो है एक तरह का आप कह सकते हैं कि एक कॉफिन आप कह सकते हैं, जो कि चेम्बर्ड कॉफिन है, राइट। बट चीज़ें आपको रिलेट हुई, एक ही चीज़ समझ में आई आपको कि जब हम बात कर रहे हैं तो इनको क्या बोला जाता है, ये सब कुछ कहीं ना कहीं बरियल से रिलेटेड है। मतलब ये जो पूरा रिचुअल है वो एक ही चीज़ पे फोकस करता है। मेन चीज़ अगर आपसे कोई पूछे कि मेगालिथ काहे पे फोकस करता है, तो आपको बोलना है एक तो स्टोन टूल्स की बात हो रही है, एक स्टोन बोल्डर्स की बात हो रही है, और एक बरियल की बात हो रही है। ठीक है, तीन चीज़ें जो है अगर आप इसने समझ लिया आपने, तो आपको मेगालिथ जो है वो क्लियर हो जाएगा। और एक्सकवेशन कहाँ पे हुआ था, साउथ में हुआ था, और वो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता था, वो अपन ने डिस्कशन कर ही लिया है। ठीक है, ये चीज़ जो है ये आप चाहें तो एक बार ये मैं क्लियर कर दे रही हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको स्क्रीनशॉट अगर लेना हो तो आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, आप इसका चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो आपको ये 6 चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि कौन कौन सा है। मेनहर, मोनोलिथ, कैपस्टोन स्टाइल, डॉल्मन, सिस्ट एंड स्टोन सर्कल। ये 6 तरह के जो मेगालिथ जो हैं वो पाए जाते हैं, और 6 तरह के जो मेगालिथ स्टाइल्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं। ओके, नाउ फीचर्स क्या है, इट कैन बी सीन ऑन सर्फेस एंड अंडरग्राउंड। आपको ऊपर सर्फेस पे भी आप देख सकते हैं, अंडरग्राउंड वर्क पे भी देख सकते हैं। अंडरग्राउंड वर्क ऑब्वियसली यू नो दैट वी आर टॉकिंग अबाउट बरियल्स, वो तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अंडरग्राउंड वर्क में भी काफ़ी सारी चीज़ें देखी गई हैं कि इसमें रिचुअल्स देखे गए हैं कि जो मेगालिथ जो एक्सकवेशन हुए हैं उसमें पाए गए कि जो बरियल्स हैं वो या तो एक आम आदमी का बरियल है, या फिर देखा गया कि उसमें जो रिचुअल्स है साथ में कुछ चीज़ें जो हैं टूल्स वगैरह जो हैं वो भी दफना दिए जाते थे। वो सारी चीज़ें भी देखी गई जो कि वॉज वेरी क्लोज टू इजिप्शियन कल्चर के। अगर आप ममीज़ का अगर कल्चर की बात करते हैं तो जैसे इजिप्शियन टूम्स में, ममीज़ की तो नहीं खैर, इजिप्शियन टूम्स में जैसे आप कहते हैं ना कि आफ्टर लाइफ के लिए चीज़ें जो हैं वो मिलती हैं, वैसे ही मेगालिथ में भी वैसे इंपॉर्टेंस मानी जाती है। इंडिकेशन ऑफ बरियल, मतलब ये सबसे बड़ी बात हुई है कि इसमें इंडिकेशन ऑफ बरियल है जो कि थोड़ा सा वॉज डिफरेंट फ्रॉम द टाइम्स ऑफ द फॉलोइंग टाइम्स ऑफ वेदास, जिसमें बरियल के इंसिडेंसेस नहीं देखे जाते। ठीक है, मतलब कम से कम आपको रिमेनिंग ऑफ द बरियल्स या बरियल ऑफ द रिमेनिंग्स और द बरियल ऑफ द पीपल के इंसिडेंसेस नहीं देखे जाते। अब इसमें क्या है, इंडिकेशन ऑफ द बरियल, सर्कल ऑफ द बॉल्डर्स, इसमें सर्कल है बॉल्डर्स के मिले हैं जो इसके अलावा 1 लार्ज बॉल्डर है। सर्कल ऑफ द बॉल्डर आप समझ ही गए, वी आर टॉकिंग अबाउट स्टोन सर्कल्स, और 1 लार्ज बॉल्डर आप इसका भी मतलब समझ गए कि वी आर टॉकिंग अबाउट मोनोलिथ। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं कि बरियल के अंदर क्या क्या चीज़ें मिली हैं। जो एक्सकवेशन हुआ और बरियल की साइट मिली, उसको जब खुदाई की गई उसमें, तो जब सबसे पुराना तो कहा जाता है कि आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन में, ठीक है, लेकिन पूरी जो साउथ में है, पूरा साउथ बेल्ट जो है वो मेगालिथ से भरा हुआ है। अब इसमें जब देखा गया कि जो बरियल हुए, जो खुदाई की गई, तो बरियल में से सामान क्या क्या निकला, तो उसमें सबसे पहली चीज़ तो निकली कि आयरन के टूल निकले जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमको ये समझ में आता है कि आयरन जो एज है उसके बाद की टाइम है ना। एक आपको जो डेट स्पेसिफिक
स्पेसिफिकेशन है वो आपको मिल जाती है, क्योंकि इसकी डेट में बहुत ज़्यादा अटकलें हैं। कई लोग बोलते हैं 3000 BC, कई लोग बोलते हैं 5000 BC, तो वो अटकलें हैं। लेकिन जब आपको आयरन मिलता है तो आपको मालूम है कि आयरन एज के बाद की बात है, आयरन आ चुका था, ठीक है। दूसरी बात होती है कि आपको कलर्स मिलते हैं, ब्लॉक मिलते हैं आपको लाल रंग के, तो इससे ये आपको डिफाइन करता है कि उस टाइम पे सोशल लाइफ किस तरह की थी, सोशल स्टेटस लोगों का कैसा था, ठीक है। मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट कि हम अगर जो बात कर रहे थे पहले, एक जो स्कूल ऑफ थॉट आया था कि बिल्कुल ही स्टोन एज और प्री हिस्ट्री की बात हो रही है, राइट। तो उसके बाद ये आता है कि भाई बहुत ही इनिशियल नहीं है, थोड़े बाद का टाइम है, क्योंकि 2-3 चीज़ें आ चुकी थी। रेड कलर जो था वो भी आ गया था, आयरन जो थी उसकी खोज हो गई थी, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। पॉट्स बनने लगे थे, मतलब पॉटरी की शुरुआत हो गई थी, ठीक है। तो इसी वजह से कहा जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद की है, ये ऑलमोस्ट 7 की सभ्यता होगी, या 7 का जो प्रोसेस है उस टाइम का होगा, क्योंकि पॉट्स और पॉटरी आपको मालूम है कि IVC में इंपॉर्टेंट मानी जाती थी, तो वो चीज़ आ गई थी। इक्विपमेंट माने जाते थे हॉर्सेस के, और स्केलेटन जो है हॉर्सेस के वो भी पाए गए। तो ना सिर्फ इंसानों को दफनाया जाता था, बल्कि पॉट्स को, या आपके आने वाले जीवन में, या आपके आने वाले जो रीइंकार्नेशन फॉर्म है उसमें जो चीज़ें आपको इस्तेमाल में आएंगी, वो भी चीज़ें जो थी वो बरियल में मिली हैं। और वो बरियल किस सेंस में करते थे, वो एज अ रिचुअल करते थे, या वो आफ्टर लाइफ चीज़ें इस्तेमाल होंगी उस सेंस में करते थे, जैसे इजिप्शियन लोग करते थे। उस पर अभी भी बहुत सारी, आप जिसको कहते हैं कि बहुत सारी अभी भी रहस्यमयी बातें हैं जो कि अभी तक बहुत ज़्यादा खुल के सामने नहीं आई हैं। लेकिन आपको ये पता चला कि घुड़सवारी या घोड़े जो थे उस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करते थे, है ना। तो उस पर आपने ये देखा कि जो बरियल साइट्स हैं वहाँ पे ना सिर्फ घोड़ों का, जिसको बोलते हैं, आपको उनकी लगाम या उनकी चीज़ें मिली हैं घोड़ों से रिलेटेड, बल्कि घोड़े का स्केलेटन भी मिला है, तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ऑर्नामेंट्स मिले हैं जो कि स्टोन के और गोल्ड के बने हुए हैं, तो उसमें कहा जाता है कि ये 2 क्लास को, डिस्टिंक्शन को, जो क्लास डिस्टिंक्शन है उसको बताते हैं कि गोल्ड ऑर्नामेंट जो है वो ऑब्वियसली राजसी परिवारों के, या जो अपर जो रूलिंग क्लास होगी उनकी होंगी, और जैसे जो बाकी जो स्टोन ऑर्नामेंट्स मिले हैं वो कहा जाता है कि नॉर्मल लोगों के होंगे, ठीक है। जैसे आपको, अगर आप इंडस वैली सिविलाइजेशन में जाएंगे तो आपको ईस्टर्न माउंट, वेस्टर्न माउंट है, उस तरह से आपको डिफरेंस भी मिलेगा। एक्सक्यूज मी। फाइंडिंग आउट सोशल डिफरेंस, रिच एंड पुअर, जैसे मैंने कहा कि इसमें आपको फ़र्क जो है वो आपको मिलेगा। ब्रह्मगिरी जो है ये एरियाज़ हैं, ठीक है, जहाँ पे पाए गए हैं। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं तो स्केच मैप नॉट टू स्केल, इसमें आप बात कर सकते हैं। इसमें मेगालिथ साइट्स जो हैं, इसमें आप एक बात कर सकते हैं। अदिया चेनलूर एक जगह है, ब्रह्मगिरी है जहाँ पे बहुत ज़्यादा साइट्स मिली हैं। तो ये 2 जगहें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं एक्सकेवेशन के मामले में। और ये प्री हिस्टोरिक टाइम्स में अगर आप बात करते हैं तो अलग अलग एजेस हैं, राइट। आप प्री हिस्टोरिक टाइम्स की बात करेंगे, स्टोन एज की बात करेंगे, आप प्रोटो हिस्ट्री की बात करेंगे, आप नियोलिथिक एज की बात करेंगे, चारकोलिथिक की बात करेंगे, अर्ली विलेजेस की बात करेंगे, मॉडर्न विलेजेस की बात करेंगे, पेलियोलिथिक साइट्स की बात करेंगे। तो आपको बहुत सारी चीज़ें, जैसे भीमबेटका जो है वो पेलियोलिथिक है, ठीक है। लेकिन ये जो है नीचे की तरफ, अगर आप साउथ में जाएंगे एक्सकेवेशन में, जितनी साइट्स मिली हैं वो मेगालिथ की मिली हैं, मेगालिथ से रिलेटेड मिली हैं। अब इसमें अपन फाइंडिंग आउट करते हैं सोशल डिफरेंसेस। जो एक्सकेवेशन हुआ, जो चीज़ें निकली हैं उसमें 2-3 चीज़ें बहुत क्लियर हुई हैं। जैसे मैंने कहा कि स्टोन की और आपको गोल्ड की ज्वेलरी मिली, तो आपको ये मालूम है दैट देयर वाज अ क्लास डिस्टिंक्शन। क्लास डिस्टिंक्शन एज एन कैसा था कि अमीर लोग भी थे और गरीब लोग भी थे, रूलिंग क्लास थी और रूल्ड क्लास थी, ठीक है। एक जनता जनार्दन थी और एक एरिस्टोक्रेसी थी, क्योंकि आपको उनके जो जेवर हैं, पहनावे हैं, उससे फ़र्क पता चला। आपको ये पता चला कि घोड़े जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते थे। घोड़ों की ये इंपॉर्टेंस थी कि शायद वो वॉर लड़ने के लिए काम आते थे, या फिर एज अ कैरियर इस्तेमाल होते थे। तो ये माना गया कि भाई जब लोगों को दफनाया जाएगा तो घोड़ों को का जो स्केलेटन है वो भी रखा गया साथ में। क्यों रखा गया घोड़ों को भी, क्यों दफनाया गया, ये सोच के कि शायद आने वाली जो ज़िंदगी है उसमें जो व्यक्ति है जिसको हमने दफनाया है उसको अपने घोड़े की भी ज़रूरत पड़ेगी, या उसको आने वाले टाइम में घोड़ों से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो जुटाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये एक साइकोलॉजी सामने आती है निकल के, उभर के। फैमिली बरियल होते थे, मतलब फैमिली में आप कहते हैं कि जो दफनाने की जो प्रक्रिया है, दफनाने का जो रिचुअल है वो फैमिली बरियल होता था, है ना। किसी एक व्यक्ति का अगर हुआ है तो उसके परिवार के जो सामूहिक परिवार है उसके भी बरियल्स की वो देखी गई। उसके अलावा चीफ एंड अदर्स व फॉलोअर्स, इसके बारे में ये भी कहा गया कि भाई एक जो क्लास सिस्टम है, या आप कह सकते हैं एक सोशल सिस्टम जो है, सोशल आप लाइफ कहते हैं, वो भी काफ़ी कुछ उससे क्लियर होती है कि एक चीफ होगा और बाकी सारे उसके अनुयायी होंगे, फॉलोअर्स होंगे। ये ट्राइबल हेड होगा और उसके बाकी अनुयायी होंगे, ठीक है। अब साइट ऑफ ब्रह्मगिरी में अगर हम बात करते हैं तो हमें क्या क्या मिला। साइट ऑफ ब्रह्मगिरी बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। जैसे मैंने कहा 1975 में ये एक्सकेवेशन में आई है, तो इसमें आप कह सकते हैं इसमें 33 गोल्ड बीड्स मिली, ठीक है। ये अक्सर पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि ब्रह्मगिरी की साइट मेगालिथ में इतनी इंपॉर्टेंट क्यों मानी जाती है और उससे क्या चीज़ डिफाइन होती है। तो सबसे पहली बात तो हमें ये पता चलती है कि बीड्स मिली थी उसमें सोने की, 33 गोल्ड बीड्स मिली, 2
स्टोन बीट मिली, कॉपर बैंगल्स मिले और कॉन्च शेल मिले। कॉन्च शेल मतलब जो शंख जो हम बजाते हैं वो मिला। तो इससे 3-4 चीज़ें जो हैं वो सोशल लाइफ की क्लियर होती हैं कि पहली बात गोल्ड बीट्स तो आपको ये डिफाइन करती हैं कि उस टाइम पे सोना जो था वो आ गया था और रूलिंग क्लास जो थी वो सोने को धारण करती थी। ठीक है, बीड्स मिली आपको बनाई हुई, तो मतलब लोग इतने कॉन्शियस या इतने एडवांस थे कि वो बीड्स वगैरह बनाते थे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ पॉटरी थी, तो आपको ये मालूम है कि वो इतने एडवांस हो चुके थे कि पॉटरी वगैरह का इस्तेमाल होता था, पॉटरी वगैरह का यूसेज होता था। तो आपको ये मालूम है कि वो IVC से कंटेम्प्रेरी होगा। स्टोन बीड्स मिली हैं, मतलब आप कह सकते हैं उनके सेवक या जिसको आप कहते हैं कि एक सोशल स्टेटस में जिनका स्टेटस इक्वलेंट नहीं होता होगा उनको वो स्टोन बीड्स धारण करते होंगे, तो वो पता चला है। कॉपर बैंगल्स मिले हैं, मतलब आपको ये मालूम है कि आयरन और कॉपर की इजाद हो चुकी थी। तो आपको ये मालूम है कि ये मेगालिथ की जो एज है ये बहुत डाइवर्सिफाइड है और काफ़ी टाइम तक शुरू हुई और काफ़ी लंबे समय तक चली है। ठीक है, तो आपको ये मालूम है कि सारे जो ओर्स हैं ये आ गए थे, मेटल्स जो हैं ये ढूंढ लिए गए थे। मतलब उतना टाइम जो पीरियड है आप उसको एक एज जो है इसकी डिफाइन कर सकते हैं इन चीज़ों से। कॉन्च शेल मतलब उसका आप कह सकते हैं कि रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी उसकी देखी गई है कि कॉन्च शेल रखा गया है, जिसको शंख जिसको हम कहते हैं। तो आज भी आपको मालूम है जब हम बहुत रिचुअल कोई फॉलो करते हैं तो उसमें कॉन्च शेल जो है वो ब्लो किया जाता है। ठीक है, तो उसमें ये कहा गया है कि ये भी देखा जा सकता है कि शंख, उनको मालूम था कि शंख की क्या इंपॉर्टेंस है। मतलब शंख आपको कहाँ मिलते हैं, समुद्री तट पे मिलते हैं या आपको बड़ी बड़ी नदियों के तट पे मिलते हैं। तो आपने कहीं ना कहीं वो कलेक्शन की भी बात थी। ठीक है, और आपको उनकी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस मालूम थी, ये रिलीजियसली उसको जोड़ के देखा जाता था, तभी कॉन्च शेल जो है वो साथ में दफनाया। अब हम बात कर लेते हैं इनाम गांव की। इनाम गांव एक छोटा सा गांव है जो कि आप हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद का बोला जाता है। एग्रीकेरियन गांव है, गोड नदी के किनारे बसा हुआ है, महाराष्ट्र में, पूना के पास कहते हैं इसको। ठीक है, और उसकी अपनी बहुत इंपॉर्टेंस है आर्कियोलॉजिकली, क्योंकि यहाँ पे सर्वे जब किया था एक्सकवेशन तो 5 माउंड यहाँ पे निकले थे। ठीक, जिसमें आपको पहला जो माउंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, उसकी आर्कियोलॉजिकल वैल्यू बहुत ज़्यादा मानी जाती है। मतलब उसके बारे में जो स्टडी की गई वो इतनी ज़्यादा की गई कि उसके बारे में आप कह सकते हैं कि उससे बहुत कुछ जो है हमको हमारी जो हिस्ट्री है, जो हमारी पुरातत्व विभाग है, उसको बहुत सारी जानकारी वो मिली थी। अब जैसे मैंने कहा ना कि हाँ, जैसे ये आपको मैंने नागपुर का बोला कि महाराष्ट्र में है, ये नागपुर नहीं मतलब ये महाराष्ट्र में है, वैसे ही नागपुर में, या अगर आप बात करते हैं कुछ एक जगहों की आप बात करते हैं, कोपाला की बात करते हैं आप, या आप त्रिचूर की बात करते हैं, या आप नागपुर की बात करते हैं, या आप जूनागिरी की बात करते हैं, ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा मेगालिथ फाइंड आउट हुआ है, काफ़ी सारा मेगालिथ वहाँ पे मिला है। ठीक है, तो ये हुसैन नगर की बात करते हैं, बहुत सारा जो मेगालिथ एक्सकवेशंस हैं वहाँ पे हुए हैं। अब हम बात करते हैं अगर इनाम गांव की, तो इनाम गांव की मैं आपको बता दूं कि ये तकरीबन आप बात कर रहे हैं 3800 BC से 3200 BC के आसपास की, और कुछ लोग बात करते हैं कि वहाँ पे 1800 BC के आसपास भी लोगों की बसाहट थी। लोकेशन क्या थी मैंने आपको बता ही दिया कि भीमा ट्रिब्यूटरी या भीमा वैली की जो सभ्यता है वहाँ पे उसके बारे में बहुत कुछ पता चलता है इसमें। ठीक है, और ये गोड नदी के किनारे बसी हुई सभ्यता है। ठीक है, विलेज है, मतलब गांव है जो इनाम गांव है। उसके अलावा अगर आप बात करते हैं ऑक्यूपाइड, जैसे मैंने कहा 3600 से लेके 2700 BC, और कुछ लोग इसको 1800 BC तक भी काउंट करते हैं, डिपेंड करता है, इसमें अलग अलग हिस्टोरियंस की अलग अलग बात है। 1800 से 1200 भी काउंट करते हैं कई लोग। ठीक है, अब इसमें अगर मैं बात करती हूँ, उसमें पैटर्न ऑफ बरियल जो है वो देखा गया है कि इसमें एक पैटर्न नोटिस किया गया। 5 एक्सकवेशन हुए हैं, 5 माउंड्स जो हैं वो मिले हैं यहाँ पे। ठीक है, 5 माउंड्स इसमें मिले हैं, और 5 माउंड्स बड़े इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। और पैटर्न ऑफ बरियल जो देखा गया, हेड टूवर्ड्स नॉर्थ, तो देखा गया कि जो सर हैं, जिस तरह के जो एक्सकवेशन में बॉडीज़ मिली हैं वो पता चलता है कि उनका जो सर है सबका नॉर्थ की तरफ है। तो एक पैटर्न उसमें फॉलो किया गया कि एक पैटर्न पे बरियल होता था या एक पैटर्न पे चीज़ें फॉलो होती थी। इसको ना जॉर्वे कल्चर बोला जाता है या जॉर्व कल्चर बोला जाता है, या उससे रिलेट किया जाता है इसको अर्ली मिडीवियल और लेटर कल्चर से। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चारकोलिथिक आप मान सकते हैं कि 3 फेजेस चारकोलिथिक एज के बीच में फाइंड आउट होते हैं। ऑलराइट, नाउ अगर मैं बात करती हूँ तो बरिड इन हाउसेस, मतलब इनका जो बरियल है वो बड़ा टिपिकल सा बरियल देखा गया कि वो बरिड जो थे वो घरों के अंदर बरियल था। ठीक है, मतलब कोई बाहर ऐसा कोई अलग सा एरिया नहीं था बरियल का। ये जो गाड़ा गया था उनको वो ज़मीनों में जो ज़मीन पे थे, मतलब पता चला कि घर के अंदर ही बरियल हुआ करते थे। ये बाद में एक्सकवेशन जब हुआ तो पता चला कि भैया यहाँ पे घर हुआ करता था और उसी एरिया में जो है वो गाड़ा गया, मतलब कहीं बाहर नहीं गाड़ा गया। ठीक है,
दूसरी बात आपको समझ में आती है कि उसमें वेसल्स में पानी और खाना भी साथ में रखा जाता था। जैसे मैंने कहा आपको कि पास्ट लाइफ में ये कहा जाता है कि आपकी लाइफ जो है वो रीइंकार्नेशन होगा, आप पुनः जन्म लेंगे और आपको तब जो है जो भी चीज़ जो है वो मृतक को ज़रूरी होगी या उसकी लाइफ में जो चीज़ें वो इस्तेमाल करता होगा वो चीज़ भी बरियल में रख दी जाती थी, चाहे वो उसके जेवर हो, चाहे वो उसका कोई पेट हो, चाहे खाना हो, चाहे पानी हो, सब कुछ जो भी है वो बरियल में आपको रखा गया। और उसका जो सर है वो नॉर्थ साइड पे करके बरी किया गया और उसके अलावा उसका जो बरियल है वो घर के अंदर किया गया, किसी बाहर नहीं किया गया, किसी बाहर के एरिया में नहीं किया गया। ठीक है, तो ये चीज़ देखी गई। उसके अलावा अगर आप बात करते हैं बॉडी प्लेइंग इन क्रॉस लेग्ड पोजीशन, और बॉडी को जिस तरह से उन्होंने प्लेस किया वो जैसे अगर आप बरियल के अगर आप बात करते हैं तो आपके दिमाग में आता है कि बिल्कुल कोई एकदम हॉरिजॉन्टली कोई लेटा हुआ व्यक्ति है जिसको आपने बरी कर दिया। ठीक है, तो वो चीज़ नहीं थी। इसमें जो सबसे खास बात निकल के आई जो कि हिस्टोरियंस के लिए या पुरातत्व विभाग वालों के लिए बहुत अलग थी और जिसकी वजह से हम ये पढ़ रहे हैं कि नाम गाँव क्यों इतना इंपॉर्टेंट है या एक्सकवेशन में या क्या चीज़ें उससे निकल के सामने आती हैं, वो ये आती हैं कि जो बॉडी जो थी वो क्रॉस लेग्ड पोजीशन में बरी की गई थी। ठीक है, मतलब क्रॉस लेग्ड पोजीशन में उसको बरी किया गया था। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जैसे मैंने कहा कि जब एक्सकवेशन के टाइम पे ये चीज़ें बाहर निकली तो बहुत सारे सवाल जो हैं, बहुत सारे रहस्य जो हैं अपने साथ लेके आई और उसके ऊपर स्टडी की गई, बहुत सारा शोध किया गया और आज तक भी वो शोध जो है वो जारी है। ठीक है, इसमें अगर आप बात करते हैं 4 लेग्ड क्ले फॉर ग्रेनरी, इसमें 4 लेग्ड क्ले जो था वो ग्रेनरी में ही रखी गई इसमें। ठीक है, आप ये भी मान सकते हैं। इसके अलावा जब हम बात करते हैं तो क्या क्या चीज़ें और मिली, खाने की जो चीज़ें थी वो भी आपको उस बरियल में निकली कि उस वाली जो लोग थे उनकी सभ्यता कैसी थी, वो खाने में क्या चीज़ें खाते थे, क्या क्या चीज़ें जो थी वो आ गई थी, एक्सप्लोर हो गई थी। जैसे आपको पता चलता है कि बार्ले बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। जैसे बार्ले हमेशा से पहले भी अगर ऋग्वैदिक टाइम पर भी बात करते हैं तो बार्ले और राइस बहुत इंपॉर्टेंट था। तो बार्ले इस्तेमाल करते थे, वो वीट को भी जानते थे, राइस भी जानते थे, पल्सेस वो पहचानते थे, मिलेट वगैरह का इस्तेमाल करते थे, मटर जो है खाने वाला मटर उसका करते थे, सेसमे जो जिसको तिल बोलते हैं तिल का इस्तेमाल करते थे। बोन्स अगर आप देखते हैं तो कट मार्क्स थी शोइंग हंटिंग गैदरिंग वाज डन हियर आल्सो, मतलब उनकी बोन्स जो आपने मिली, जो एक्सकवेशन हुआ, जो आपने उसको उसके ऊपर स्टडी की गई तो पता चला कि कट मार्क्स मिले बोन्स पे, जिससे पता चलता है कि हंटिंग और फूड गैदरिंग जो थी उस टाइम पे भी होती थी और शिकार पे वो खेला करते थे शिकार पे वो जाया करते थे, ये बात पता चलती है। और गैदरिंग जो थी वो भी उस टाइम पे हुआ करती थी, ये भी आपको पता चलता है उनकी सोशल लाइफ के बारे में। बाकी अगर आप बात करते हैं पेट की तो आपने हॉर्स का तो सुन ही लिया कि हॉर्स के स्केलेटन मिले हैं, उसके साथ कैटल, बफेलो, गोट, शीप, डॉग, हॉर्सेस, एस, पिग, सांभर, स्पॉटेड डियर, ब्लैक बग, एंटेलोप है, मंगूस, बर्ड्स, क्रोकोडाइल, टर्टल, क्रैब, फिश, इनके भी आपको जो होने की आपको पुष्टि हुई है कि ये भी उस टाइम पे एग्जिस्ट करते थे एंड दे वर नोन टू दोज पीपल, राइट। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, हुए करते थे वो तो हमको भी मालूम है, वो तो हम भी जानते हैं कि सारे जो जानवर हैं वहाँ पे रहते थे, लेकिन कैटल को वो पाला करते थे ये हमको पता चलता है, हॉर्सेस को रेयरिंग करते थे हमको ये पता चलता है। उसके अलावा हॉर्स, पिग ये सब भी होते थे और वो उनको अपने साथ रखते थे। और जो जंगली जानवर थे वो भी कौन से होते थे जिनसे वो अवेयर थे, वो ऑलरेडी दे वर नोन टू देम, वो भी हमें पता चलता है इससे। फ्रूट जो थे, बेर खाने के बड़े शौकीन होते थे, बेर की गुठलियाँ मिली हैं, आंवला मिला है, आंवला मतलब जिसको हम गूसबेरी कहते हैं, बहुत उसके मतलब आप कह सकते हैं हेल्थ कॉन्शियस भी थे क्योंकि उनको उनकी बेनिफिट्स उनको मालूम थे आंवला खाने के, राइट। तो आंवले की काफ़ी सारे उस पे प्रजातियाँ पर मिली हैं। उसके अलावा जामुन मिले हैं, डेट्स मिले हैं, खजूर मिले हैं और खजूर से हमें ये पता चलता है कि शायद बाहर की जो सभ्यता थी उससे भी आना जाना या किसी तरह का ट्रेड या किसी तरह के कोई आप कह सकते हैं लिंक जो है वो जुड़ी हुई है, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ें हमको पता चलती हैं कि जब हम नॉर्थ में बात करते हैं तो कुछ चीज़ें खाने पीने से और किस तरह की चीज़ें एक्सकवेशन में निकली हैं उससे ये पता चल जाता है कि भाई कौन सी चीज़ें बाहर से आई हैं, मतलब ट्रेड होता था क्या, उनकी सोशल लाइफ कैसी होती थी, उनकी जो आप कह सकते हैं कि उनकी पर्सनल लाइफ कैसी हो सकती थी, पॉलिटिकल लाइफ कैसी हो सकती थी। आपको सब कुछ चीज़ों की ओवरऑल जानकारी जो है वो हासिल होती है। पॉलिटिकल लाइफ में आपको मालूम है कि एक रूलर होगा और बाकी क्लास होगी, ठीक है। उसमें आपको पता चलता है कि वो जो थे वो कैटल वगैरह पाला करते थे, उनको पुनर्जन्म में विश्वास किया करते थे, मतलब वो जानते थे कि हंटिंग किया करते थे। उसके अलावा सोना चांदी जो है, चांदी नहीं सॉरी सोना कॉपर के वो गहने इस्तेमाल किया करते थे, स्टोन बीट्स किया करते थे, घोड़े से चलाने, घोड़ा चलाना उनको घुड़सवारी आया करती थी, खाने के जो वेसल्स हैं वो मिले हैं, पॉटरी मिली है। तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इस वजह से इतना इंपॉर्टेंट माने जाते हैं मेगालिथ या उनके एक्सकवेशन, क्योंकि आपको उस दुनिया की जो जानकारी है वो आपको बहुत सारे जो सवाल थे आर्कियोलॉजिस्ट के दिमाग में और पूरे वर्ल्ड हिस्टोरियंस के दिमाग में वो
वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि उनकी पुष्टि भी हो गई थी और एक तरह से नए सवाल उसमें जुड़ भी गए थे जिसका उनको जवाब खोजना था। इसके साथ आ गए हैं हम एंड पे मेगालिथ्स के। मेगालिथ्स हमने पढ़ लिया, छोटा सा चैप्टर था, लेकिन आपको पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि उस पर से क्वेश्चंस बन सकते हैं। जो 6 मैंने मेगालिथ के आपको वो लिखे थे वो आपने स्क्रीनशॉट आई एम श्योर ले लिया होगा। नहीं लिया है तो उसको ले लो। आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आपको क्या करना है, आपको जाना है मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर। मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको मालूम है कि हमारे यहाँ जितने भी कोर्सेज हैं K-12 से NTSC, ओलंपियाड, CUET, सारे कोर्सेज हम रन करते हैं। आप CUET पे जाएंगे, CUET पे हमारे जो भी कोर्सेज हैं, जैसे यहाँ पे बायोलॉजी है, अकाउंट्स है, इकोनॉमिक्स है और आप देख रहे हैं जनरल नॉलेज, इसको आप खोलेंगे तो सारे वीडियोस आपको हमारे मिल जाएंगे और जितने भी वीडियोस हमारे हैं वो सारे सीक्वेंशियल ऑर्डर में मिलेंगे आपको, ठीक है। आपको सिर्फ जाना है और पढ़ना है। ये चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस की थी वैदिक पीरियड में भी, तो थोड़ा सा वैदिक पीरियड को भी एक बार रिवाइज कर लोगे तो ये चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। मेगालिथ के ऊपर इस तरह का पेज ओपन होगा, जो चीज़ पढ़नी है, जैसे स्क्रीनशॉट जब लेना था तो वहाँ पर रुकना और चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लोगे तो इट इज़ वेल एंड गुड। अगर खुद अपने हाथ से लिख लोगे तो नथिंग लाइक दैट, वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अब इसी तरह से जैसे मैंने हमारी वेबसाइट पे बोला, बिल्कुल उसी तरह से हमारे यूट्यूब चैनल पे भी सब कुछ जो है वो सीक्वेंस में अरेंज मिलेगा आपको हमारे चैनल पे। उसके अलावा जितने भी अपडेट्स हैं FB पे मिल जाएंगे, हमारे इंस्टा हैंडल पे मिल जाएंगे, तो कहीं पे भी परेशानी की ज़रूरत नहीं है। ये छोटा सा चैप्टर था इसलिए हमने ख़त्म कर लिया। अब हम मिलेंगे मॉक टेस्ट के साथ और इसके बाद हम करने वाले हैं पूरे वैदिक लिटरेचर का मॉक टेस्ट, वैदिक एरा का मॉक टेस्ट और फिर हम करने वाले हैं प्री हिस्ट्री से शुरुआत, ठीक है। तो ये पूरा कंप्लीट कर लेना, कोई डाउट हो तो नीचे लिखना, आई विल गेट बैक टू यू। स्टे ट्यून्ड and you have to study very hard because time नहीं है हमारे पास, so study very hard and take care of yourself. Thank you so much.